हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनीस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी वॉरियर्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास, जिसमें हम अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था की चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था की विस्तार से चर्चा करेंगे और इसे समझकर याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भू राजस्व व्यवस्था को समझने से पहले हम इसकी पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं कि आखिर भू राजस्व व्यवस्था क्यों लागू किया गया, इसके कारण क्या थे। हमने पिछली वीडियो आधुनिक भारत के पार्ट 1 में पढ़ाया था कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था और 1765 में इलाहाबाद की संधि भी थी। और इलाहाबाद की संधि के तहत कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई, जिस कारण से इन क्षेत्रों में कर वसूलने का अधिकार भी कंपनी के हाथों में चली गई। और कंपनी आम जनता से भारी लगान चाहती थी, क्योंकि उन्हें अधिक से अधिक मुनाफा कमाना था। 1765 से पहले कंपनी भारतीय सामान को खरीदने के लिए लंदन से सोने एवं चांदी लाती थी, लेकिन अब क्या होने लगा कि बंगाल में जमा होने वाले पैसे से ही ज़रूरत के सामान को खरीद करके निर्यात किया जाने लगा, जिस कारण से यहाँ पर प्रतिवर्ष भारतीय माल और संपत्ति का दोहन होता गया। परिणाम स्वरूप बंगाल की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। साथ ही साथ भारतीय अर्थव्यवस्था भी संकट में फंस गई। इसके अलावा 1770 में बंगाल में अकाल पड़ गया, जिसके कारण से वहाँ पर लगभग 1 करोड़ से अधिक लोगों की भी मृत्यु हो गई। कंपनी के अफसरों को अब लगने लगा था कि कृषि में सुधार और भूमि में निवेश करना जरूरी हो गया है, क्योंकि बिना कृषि में सुधार किए और भूमि में निवेश किए कंपनी का मुनाफा होने वाला नहीं था, क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था ही कृषि पर आधारित थी। और जब कृषि अच्छी नहीं होगी तो किसान कहाँ से लगान देंगे। इसलिए कंपनी ने भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया। अब हम एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन से उन्होंने भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया। तो चलिए देखते हैं। भू राजस्व व्यवस्था को हम एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे, ताकि हमें समझने में आसानी हो और याद करने में आसानी हो। पहला है अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त को लागू किसने किया? तो इसे कॉर्नवालिस ने इसे लागू किया था। कब किया था? तो 1793 ईस्वी में। इसे किन किन क्षेत्रों में लागू किया गया? तो पहले बंगाल में इसे लागू किया गया, इसके बाद बिहार और उड़ीसा में से लागू किया गया। अब स्थायी बंदोबस्त को इस्तेमरारी बंदोबस्त, जागीरदारी व्यवस्था या जमींदारी व्यवस्था भी इसे कहा जाता है। इस व्यवस्था में जो रैयतों से लगान वसूलने का कार्य जो दिया गया था वो जमींदारों को दिया गया था, और कंपनी जमींदारों से मालगुजारी के रूप में हमेशा के लिए एक निश्चित राशि निर्धारित कर लेते थे। और जब जमींदार कंपनी को निश्चित समय पर लगान नहीं देते थे तो उनकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। इस व्यवस्था में जमींदार रैयतों से जितना लगान वसूलती थी उसका 10/11 भाग कंपनी को देते थे और 1/11 भाग खुद अपने पास रख लेते थे। और इसे यानी कि अस्थायी बंदोबस्त को ब्रिटिश भारत के 19% भाग पर इसे लागू किया गया था। यानी कि भारत के जिन क्षेत्रों पर ब्रिटिशों का कब्जा था उसके 19% भाग पर इसे लागू किया गया था। यहाँ से एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि सूर्यास्त कानून किससे संबंधित है? तो सूर्यास्त कानून स्थायी बंदोबस्त से ही संबंधित है। अब सूर्यास्त कानून क्या है? तो सूर्यास्त कानून के अनुसार जो भी जमींदार कंपनी को निश्चित समय पर सूर्यास्त होने से पहले लगान जमा नहीं करते थे उनकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। यही था सूर्यास्त कानून। अस्थायी बंदोबस्त से कंपनी को कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि घाटा ही घाटा हुआ, और इसमें सबसे ज़्यादा जो मुनाफा हुआ जमींदारों को हुआ। इसलिए ये काफ़ी कोई सफलता हासिल नहीं कर पाई। एक बार फिर से इसको हम रिकॉल कर लेते हैं। अस्थायी बंदोबस्त को लागू किसने किया था? कॉर्नवालिस ने इसे लागू किया था। कब किया था? तो 1793 ईस्वी में। किन किन क्षेत्रों में लागू किया गया? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इसे इस्तेमरारी बंदोबस्त या जागीरदारी व्यवस्था या जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। जमींदार कंपनी को कितना लगान देते थे? तो 10/11 भाग, और अपने पास कितना रखते थे? 1/11 भाग। इसे भारत के कितना प्रतिशत भाग पर लागू किया गया? तो 19% भाग पर। और सूर्यास्त कानून भी स्थायी बंदोबस्त से ही जुड़ा हुआ है। दूसरा है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किसने किया था? तो कर्नल रीड और मुनरो ने इसे लागू किया था। कब किया था? तो कर्नल रीड ने 1792 में किया था, और मुनरो कब किया था? 1820 में। लेकिन मुख्य रूप से इसे मुनरो ने ही इसे लागू किया था। इसके क्षेत्र कौन कौन से थे? तो मद्रास, असम और बम्बई।
इन क्षेत्रों में इसे लागू किया गया। अब हम लोग रैयत स्थायी बंदोबस्त में हम लोग देखें कि उसमें किसानों से टैक्स कौन वसूलते थे? जमींदार लोग वसूलते थे। लेकिन इसमें कंपनी डायरेक्ट किसानों से टैक्स वसूलने लगे, यानी किसान डायरेक्ट कंपनी को टैक्स देने लगे। इसमें जो भू राजस्व कितना देना पड़ता था? तो कृषि उपज का आधा भाग, यानी कि 1/2 भाग किसानों द्वारा कंपनी को दिया जाता था। इसे भारत के कितना प्रतिशत भाग पर लागू किया गया? 51%, यानी कि ब्रिटिश भारत का 51% भाग पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। इसे एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किसने किया था? तो कर्नल रीड और मुनरो ने किया था। कब किया था? तो 1792 में किया था रीड ने, और 1820 में मुनरो किया था। मुख्य रूप से इसे मुनरो ने ही किया था। इसके क्षेत्र कौन कौन से थे? तो मद्रास, असम और बम्बई। इसमें लगान किसान सीधे लगान जो था किसान सीधे कंपनी को ही देते थे, जबकि स्थायी बंदोबस्त में जमींदार लोग किसानों से टैक्स वसूलते थे, यानी कि लगान वसूलते थे और कंपनी को देते थे। इसमें भू राजस्व कितना देना पड़ता था? कृषि उपज का 1/2 भाग। और भारत के कितना प्रतिशत भाग पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया? तो 51% भाग पर। नेक्स्ट है महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था को किसने लागू किया था? तो हॉल्ट, मैकेंजी और मार्टिन बर्ड ने इसे लागू किया। कब किया था? तो 1819 में इसे लागू किया था। और इसे किन क्षेत्रों में लागू किया गया? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र, यानी कि पंजाब का इलाका, मध्य प्रांत और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और इन क्षेत्रों में जो पंजाब, मध्य प्रांत और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इन क्षेत्रों में 1882 में लागू किया गया था। अब हम लोग स्थायी बंदोबस्त में देखें कि जमींदार लोग किसानों से टैक्स लेते थे, लगान वसूलते थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था में हम लोग देखें कि किसान सीधे कंपनी को लगान देते थे। और महलवाड़ी व्यवस्था में क्या है कि अब गांव के जो मुखिया महाल होते थे वो लोग गांव के किसानों से, रैयतों से टैक्स वसूलने लगे और कंपनी को देने लगे। तो तीनों में ये चीज़ हमको याद रखना है कि किसमें कौन टैक्स वसूलता था। अस्थायी बंदोबस्त में जमींदार लोग वसूलते थे रैयतों से और कंपनी को देते थे, जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या होने लगा? रैयत, यानी कि जो किसान लोग होते थे वही सीधे कंपनी को टैक्स देने लगे। जबकि महलवाड़ी व्यवस्था में महाल लोग, महाल यानी कि महाल कौन होता था? तो गांव का मुखिया। तो गांव का मुखिया ही गांव के रैयतों से टैक्स वसूलते थे और कंपनी को देते थे। इसमें भू राजस्व दर सबसे अधिक था। महलवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व दर कब कितना था? तो 80%, यानी कि 2/3 भाग, यानी कि जितना टैक्स वसूलते थे उसका 2/3 भाग, यानी कि जितना कृषि उपज होता था उसका 2/3 भाग किसान राजस्व के रूप में, यानी कि लगान के रूप में महाल को देते थे और महाल कंपनी को देते थे। बाद में इसे लगान में कमी करके 1/2 भाग, यानी 66% तक इसको लाया गया। और इसे भारत के 30% भाग पर इसे लागू किया गया था, यानी कि महलवाड़ी व्यवस्था को भारत के कितना प्रतिशत भाग पर लागू किया गया? तो 30%। एक बार फिर से इसे रिकॉल कर लेते हैं कि महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किसने किया था? तो हॉल्ट, मैकेंजी और मार्टिन बर्ड। कब लागू किया गया था? तो 1819 ईस्वी में। किन क्षेत्रों में? तो पंजाब, मध्य प्रांत और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और इसमें लगान वसूलने का काम कौन करता था? तो महाल करता था। महाल कौन होता था? गांव का मुखिया। गांव का मुखिया रैयतों से, गांव के रैयतों से लगान वसूलते थे और कंपनी को देते थे। इसमें राजस्व दर कितना था? तो कृषि उपज का 2/3 भाग, लेकिन बाद में इसे कितना कर दिया गया? 66%, यानी कि 1/2 भाग। पहले 80% था, बाद में 66% कर दिया गया। अब तीनों को एक साथ हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं, रिमेंबर कर लेते हैं, ताकि हमें याद हो जाए। पहला है अस्थायी बंदोबस्त। इसको लागू किसने किया था? कॉर्नवालिस ने किया था। कब किया था? तो 1793 ईस्वी में। इसके क्षेत्र कौन कौन से थे? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यानी कि पूर्वी इलाका। दूसरा है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किसने किया था? तो कर्नल रीड ने किया था पहले, उसके बाद मुनरो मुख्य रूप से किया था 1820 में। कर्नल रीड 1792 और मुनरो 1820। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो 1793 में ये घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 1792, यानी 1792 में कर्नल रीड किया था सबसे पहले, उसके बाद 1820 में मुनरो। किन इसके क्षेत्र कौन कौन से थे? तो मद्रास, असम और बम्बई, यानी कि दक्षिण पश्चिम इलाका। तीसरा है महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किसने किया था? तो हॉल्ट, मैकेंजी और मार्टिन
बढ़ने किए थे। कब किया गया था? तो 1819 ईस्वी में। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो 1820 में एक घटा देंगे 1819, यहाँ पे 1793 में एक घटा देंगे 1792, और 1820 में एक घटा देंगे तो 1819। 1819 में किसे लागू किया गया था? तो महलवाड़ी व्यवस्था को। इसके क्षेत्र कौन कौन से थे? तो पंजाब, मध्य प्रांत और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर पश्चिम इलाका। अब स्थायी बंदोबस्त में जो कर वसूलने का जो कार्य दिया गया था वो किन्हें दिया गया था? तो जमींदारों को दिया गया था। और जमींदार लोग रैयतों से यानी किसानों से जितना कर वसूलते थे उसका 10/11 भाग कंपनी को देते थे और 1/11 भाग खुद अपने पास रखते थे। दूसरा है रैयतवाड़ी व्यवस्था। जैसा ही नाम से पता चल रहा है, रैयत, रैयत मीन्स क्या होता है? किसान। इसमें जो रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या हुआ कि डायरेक्ट किसान ही अब कंपनी को लगान देने लगे। अब कितना लगान देते थे? तो कृषि उपज का 1/2 भाग, यानी कि आधा भाग। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था से हम पकड़ लेंगे कि इसमें रैयत लोग डायरेक्ट सीधा कंपनी को लगान देते थे। तीसरा है महलवाड़ी व्यवस्था। जैसा ही लग रहा है, नाम से भी पता चल रहा है, महल, महल मीन्स क्या होता है? गांव का मुखिया। इसमें क्या हुआ कि गांव के मुखिया लोग अब गांव के रैयतों से लगान जमा करने लगे और कंपनी को सीधा देने लगे। तो तीनों में अलग अलग इसको याद रखना आवश्यक है। पहला, स्थायी बंदोबस्त से जमींदार लोग कर वसूलते थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था में रैयत यानी किसान ही सीधे कंपनी को कर देने लगे। और महलवाड़ी व्यवस्था में महल लोग यानी गांव के मुखिया रैयतों से लगान वसूलते थे और कंपनी को देते थे। इसमें जो प्रतिशत था महलवाड़ी व्यवस्था में, भू राजस्व दर वो 80% था, यानी कि सबसे ज़्यादा लगान देना पड़ता था। लेकिन बाद में इसे 66% कर दिया गया। अब स्थायी बंदोबस्त को इस्तिमरारी बंदोबस्त, जागीरदारी व्यवस्था या जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। यहाँ पे सूर्यास्त कानून भी किससे जुड़ा हुआ है? अस्थायी बंदोबस्त से। अब प्रतिशत देख लेते हैं कि भारत के कितना प्रतिशत भाग पर इसे लागू किया गया। तो अस्थायी बंदोबस्त को ब्रिटिश भारत के 19% भाग पर लागू किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था को ब्रिटिश भारत के 51% भाग पर लागू किया गया। और महलवाड़ी व्यवस्था को 30% भाग पर लागू किया गया। तो तीनों में अलग अलग है। पहला स्थायी में कितना? 19%, रैयतवाड़ी में कितना? 51%, और महलवाड़ी व्यवस्था में कितना? 30%। तो 19, 51 और 30। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।